हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हमने देखा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि NH3, H2O, HCl। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर ऑलरेडी नहीं होता डाइपोल उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, यानी इंसुलेटर ही क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। जिनमें मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया ये चीजें, उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और जिनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये दो टाइप के हमने डाइलेक्ट्रिक जो है स्टडी किए थे, इसके बारे में थोड़ा देखा। अब अपना टॉपिक आता है, वो है बिहेवियर ऑफ, पहले आप टॉपिक का नेम देखेंगे, बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक आप देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ने के लिए अपनों ने फर्स्ट चैप्टर का एक अपने को टॉपिक चाहिए हो, जो मैंने उस टाइम लेफ्ट किया था, क्योंकि उसका यूज फोर्थ में बहुत अच्छे से होता है, इसलिए हम एक साथ उसको बंडल करने के लिए, ताकि एक जगह उसको समझ सकें सारी चीज को, इसलिए मैंने उसको फोर्थ में करना था और वो अपने अब करेंगे। इस टॉपिक का मीनिंग है कि यदि अपने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका मीनिंग है। पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके अंदर अरेंजमेंट होती है डाइपोल्स की, वो अपने को इसमें स्टडी करना है। इसके लिए अपने को जरूरी है टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का, जो आज अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसके लिए जरूरी है ये टॉपिक। और ये कौन से चैप्टर का था, फर्स्ट चैप्टर का, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क फाइंड करने के लिए है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, जो किस में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आज का अपना टॉपिक है ये। क्यों है ये, क्योंकि इसको समझने के लिए ये चाहिए। ये कौन से लेसन का चैप्टर है, टॉपिक है फर्स्ट लेसन का टॉपिक। ठीक है, तो आपको बुक में ये फर्स्ट लेसन के अंदर नोट्स में फर्स्ट लेसन में मिलेगा, वहां से आपको इसको स्टडी करना है। तो अब अपने इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा और समझा दूं कि डाइपोल अपना क्या था। यदि दो चार्ज हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको बोलते हैं, यदि दो चार्ज हो, एक हो प्लस क्यू, एक हो माइनस क्यू, दोनों आपस में बहुत ही कम डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद आता है अपना डाइपोल मूवमेंट। ये थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिए, ये भी फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को अपने को बताता है कि स्ट्रेंथ उसकी कितनी है। दैट मीन्स ये अपने को बताता है कि इसकी जो वैल्यू होगी डाइपोल मूवमेंट की, दैट पी, डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं,
डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है और इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी P, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हुआ किसकी डेफिनेशन? डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन हुई, जिसकी वैल्यू Q इंटू डिस्टेंस होती है। दोनों चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू होती है। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? P की यूनिट जो होगी वो क्या होगी? किस में इसको मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे कूलम मीटर में, और इसका दूसरा नाम होता है डीबाई। कूलम मीटर को डीबाई भी कहते हैं। इसकी यूनिट कूलम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर डीबाई। 1 मार्क्स में कई बार ये भी पूछा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब अपने आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। डाइपोल मोमेंट भी मैंने आपको समझा दिया। ये सभी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तो उसको हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो साथ साथ तो आपका रिवाइज हो गया और साथ साथ आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में 2 ही टॉपिक रिवीजन के बचे हुए थे, एक तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक टॉर्क ऑन डाइपोल। तो फील्ड ड्यू टू डाइपोल वाला जो है वो मैंने रिवाइज नहीं करवाया अभी, लेकिन डाइपोल के बारे में जो और चीज़ें हैं टॉर्क वगैरह वाली, वो सभी अपने रिवाइज भी हो रही हैं। और ये टॉर्क वाला तो पहली बार ही हो रहा है, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। टॉपिक का नेम है टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना टॉपिक है। थोड़ा सा ये फ्रेम से बाहर हो गया टॉपिक का नेम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से बच्चों डिनोट करते हैं। फील्ड लाइंस जो होती हैं इसकी वो पैरेलल बनाई जाती हैं। फील्ड लाइंस कैसी बनाई जाती हैं? पैरेलल फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। तो एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस के थ्रू ड्रॉ की है। अब सपोज इसके अंदर जो है, इस फील्ड में सपोज डाइपोल जो है वो प्लेस्ड है। ये हुआ चार्ज -Q, ये हुआ चार्ज +Q, और इनके बीच डिस्टेंस है सपोज D। डिस्टेंस है सपोज D। ठीक है, डिस्टेंस को 2a लिया गया है डेरिवेशन में, तो मैं भी इसको 2a ले रहा हूं, क्योंकि जो फील्ड वगैरह का डेरिवेशन हम लोग करते हैं ना, तो वहां पे डिस्टेंस को 2a लेने से अपने को उसको हाफ हाफ नहीं करना पड़ता। इसलिए डाइपोल के अंदर जब भी डिस्टेंस ली गई है, जब चाहे हमने इसका पोटेंशियल का टॉपिक किया था, तो वहां पे भी हमने जो डिस्टेंस ली थी वो कितनी ली थी? 2a ली थी। तो यहाँ पे मैं 2a ले रहा हूँ ताकि अपने को इजी रहे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2a। और जो एंगल है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? डाइपोल क्या है? ए बी पॉइंट पे, ए पे माइनस चार्ज है, बी पे मान लीजिए प्लस चार्ज है। तो डाइपोल जो है उसके ऊपर जो मूवमेंट उसका होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? माइनस से प्लस की ओर होगा। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा? माइनस से प्लस की ओर होगा। ठीक है, तो वो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज थीटा एंगल बना रहा है। तो अपने कैसे लिखेंगे इसकी लाइनिंग? सपोज डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा with the electric field.
सपोज जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल जो है वो बना रहा है। तो अब देखिए अगर अपने इसके ऊपर फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हो यहाँ पे प्लेस्ड है, मान लो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन की लगती है, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फोर्स। तो यहाँ पे अपने देखेंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई और इसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जो फोर्स है अपनी वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया है, माइनस साइन। ठीक है, तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी होगी, एक तो आगे की ओर लग रही है क्यू ई, एक लग रही है पीछे की ओर क्यू ई, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। टोटल फोर्स डाइपोल पे कितनी होगी, जीरो। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना ये कोई मान लीजिए स्टिक है, ये स्टिक है मान लो, तो इस पे मैं एक फोर्स इस तरफ से लगाऊं नीचे की ओर और एक फोर्स इस तरफ से लगाऊं ऊपर की ओर, तो ये जो है आगे की ओर मूव नहीं करेगा, वहीं पे ही क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी जो डाइपोल है उस पर इधर की ओर फोर्स लग रही है, इधर की ओर लग रही है, तो आगे तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन इसका क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि जो टॉर्क होती है या कपल होता है उसकी कंडीशन होती है कि अगर किसी चीज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हो और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, यानी अगर मैं इस स्केल पे यहाँ पे दो फोर्स लगाऊंगा, एक मैं इधर लगा रहा हूँ, एक मैं इधर लगा रहा हूँ, तो इसको टॉर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर अपने उसी की जो डिस्टेंस है उसको अपने जो उसकी डायरेक्शन है उसको अपने अगर प्रोड्यूस कर दें आगे, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये तो हुआ इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये हुआ इस फोर्स का लाइन। और अगर दोनों फोर्सेस के बीच में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट अगर होते हैं, जैसे इस केस में लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह पे लग रही है, मैंने दोनों फोर्स यहाँ लगाई तो इसका रोटेशन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा दूर किया, इसको थोड़ा दूर किया, यानी लाइन ऑफ एक्शन मैंने दोनों फोर्स का बदल दिया, तो बॉडी का क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने इस केस में भी क्या किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है दोनों फोर्सेस का, वैल्यू हालांकि सेम है, तो ये क्या बनाएंगी, एक कपल या टॉर्क को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और टॉर्क की वैल्यू होती है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। हम इसी टॉर्क की क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इस जगह पर ये हुई इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये हुई इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि एक जो डिस्टेंस होगी वो दोनों लाइनों पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो अब ये जो मैंने लाइन खींची है BC, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इस BC डिस्टेंस को बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब अपने इसको लिखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क की वैल्यू आएगी फोर्स F की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस BC। टॉर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाई BC इन ट्राइंगल ACB। परपेंडिकुलर ट्राइंगल है ACB,
अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसमें अगर अपने ए सी बी के अंदर साइन थीटा फाइंड करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें अगर अपने साइन थीटा फाइंड करें सो इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस 2a। हाइपोटेनियस कितना है, 2a है, सो बी सी अपॉन 2a। ठीक है, बी सी अपॉन 2a, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन 2a। फ्रॉम हेयर बी सी विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा। बी सी विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा। ठीक है, और यहां से अगर अपने इस टॉर्क की वैल्यू में फाइंड पुट करें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें सो वी विल गेट टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन ऑफ द एंगल थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2a, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। दैट मीन्स q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2a, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। सो टाउ विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा, यानी इसमें अपनों ने Q और 2a को क्या लिख दिया, P लिख दिया। यहाँ से अपने पास टाउ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P क्रॉस प्रोडक्ट विद E, ये वैल्यू PE साइन थीटा, टाउ विल बी इक्वल टू P क्रॉस E, ये वैल्यू है इसकी। फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए शुरू से। सबसे पहले हमने डाइपोल को रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल के जो एंगल जो बना रहा है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है माइनस से प्लस, वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, फील्ड के साथ थीटा एंगल बना। उसके बाद में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो जब जैसे कि अपने किसी भी चीज पे एक फोर्स लगे इस तरह से, एक फोर्स लगे इस तरह से, तो ये क्या करती है, इस बॉडी को रोटेट करने का टेंड करती है, रोटेट करने का प्रयास करती है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है फोर्स का, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो उसका क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर BC। तो इस तरह की जो फोर्सेज का कपल होता है, यानी फोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू F इंटू BC, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई BC, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी लग रही है, QE, BC की वैल्यू कितनी है वो हमने यहाँ से फाइंड की। इस ट्राइंगल में साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन BC अपॉन 2a, BC अपॉन 2a। सो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, तो हमने उसको P लिख दिया। यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आई P साइन थीटा, टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस। ये जो डाइपोल होगा, ये जो टॉर्क होगी, ये इसको क्या करेगी, इसको इधर लाने की कोशिश करेगी, घुमाने की कोशिश करेगी, यानी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। ये जो इसको किस तरह से घुमाएगी, इस तरह से घुमाएगी टॉर्क, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किस में आ जाएगा, डाइपोल डायरेक्शन में आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, जब थीटा है 90 डिग्री, और मिनिमम कब लगेगी, जब थीटा है 0 डिग्री। यानी अगर वो इसकी डायरेक्शन में ही है तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। सपोज डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इट विल बी 0। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये डेरिवेशन है कंप्लीट अपना। आप अपने आगे पढ़ते हैं, इसके ऊपर देख लीजिए इसको अच्छे से, नोट्स भी इसी तरह से गिवन है। चलिए
बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग लर्न कर लीजिए डेरिवेशन को, क्योंकि काफ़ी जगह ये जो है आपके काम में आएगा। उसके बाद में अपने पास आता है बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमने क्या किया, एक इस तरह से एक प्लेट यहां पे ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक प्लेट हमने यहां पे ली जो नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में जो फील्ड है, हम लोग जानते हैं किसी भी नॉर्मल जो अपना सरफेस होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखें क्यू नॉट को, तो ये वाला चार्ज उसको इधर रिपेल करेगा, यानी E1 की डायरेक्शन ये होगी, और ये वाला जो चार्ज है वो क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी E2 की डायरेक्शन ये होगी। जो अपने जानते हैं किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो अपने क्या करते हैं, उसको क्यू नॉट चार्ज को रख के देखते हैं। तो क्यू नॉट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी। इसलिए जो टोटल E हो जाएगा अपना, टोटल E जो है वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर दो सरफेस इस तरह से हों अपने, तो दोनों के बीच में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने आगे भी चैप्टर में काम आएगा और यहाँ पे भी इसको अपने यूज ले रहे हैं। हालांकि वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया, वैल्यू इसकी आगे अपने काम में आएगी। अगर दो प्लेट इस तरह से हो, एक प्लस एक माइनस, तो यानी दो अपने कह सकते हैं शीट इस तरह से हो, एक ये शीट इस तरह से हो, तो इनकी जो टोटल फील्ड होती है वो दोनों जुड़ जाती हैं इस तरह से, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इस फील्ड में हमने क्या किया, सपोज इस फील्ड में हमने क्या किया, सपोज एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी क्या बना हो, डाइपोल मोमेंट बना हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल दिखाए हैं। ये मैंने एक स्लैब इसके अंदर रख दी, जैसे ये दो अपने पास में शीट्स हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, और उनके बीच में मैंने इस तरह से क्या किया, एक स्लैब को जो है वो रख दिया, जैसे कि ये है अपनी, इसको अपनों ने रख दिया इसके बीच में। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मान लो। स्लैब का मतलब एक अपनों ने रेक्टेंगुलर या अपना स्क्वायर टाइप का, क्यूब टाइप का एक पूरा डाइलेक्ट्रिक को बीच में, दोनों प्लेट के बीच में रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे डाइपोल होंगे। हमने उनमें से कुछ डाइपोल की बात की है। क्या वो डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होगी? आंसर है नहीं। मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं वो इनिशियली, लेकिन जैसे ही हम लोग फील्ड के अंदर इसको रखेंगे, ये जो है ये कैसा डायग्राम है, इनिशियल डायग्राम है, यानी जब फील्ड नहीं लगाई गई, मैं एक बार हटा देता हूँ इसको, जब फील्ड नहीं लगाई गई तब ऐसे होंगे इसके डाइपोल। किसके डाइपोल? पोलर डाइलेक्ट्रिक के। पोलर डाइलेक्ट्रिक के डाइपोल इस तरह से बने होंगे, और जैसे ही हम लोग फील्ड अप्लाई कर देंगे, इधर हमने इसको प्लस चार्ज दे दिया और इधर हमने इसको माइनस चार्ज दे दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये जो डाइपोल है वो कोशिश ये करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई हो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। यहाँ पे मैं कोशिश करना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टॉर्क होती है
वो होती है पी ई साइन थीटा। यानी टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने ज़्यादा लगाएंगे तब तो बहुत से ऐसे होंगे जो अलाइन हो जाएं, लेकिन अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाएंगे तो हो सकता है कि सभी के सभी अलाइन फील्ड की डायरेक्शन में ना हो। ठीक है, सभी के सभी फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन न हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करती है, ई पे। तो ये चीज़ कितना वो अलाइन होंगे, मतलब 6 में से कितने, मैं 6 का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 6 में से 5 अलाइन होंगे, 4 होंगे, कितने अलाइन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट आगे अपने काम आएगा। फिलहाल आप सीधा ये समझिए कि ये डाइपोल क्या हो जाएंगे, अपने अलाइन हो जाएंगे। हो सकता है एक आध डाइपोल ना भी पूरी तरह से अलाइन हो, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा घूमा हुआ है तो ये थोड़ा ऐसा ही रह गया, और ये वाला भी थोड़ा इस तरह से रह गया। बाकी डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बाकी डाइपोल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अलाइन होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो लोग आ जाएंगे, डाइपोल्स। अब इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, अगर अपने ध्यान से देखें, जो इसका नेक्स्ट डायग्राम मैं बना रहा हूं वो देखिए कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जो नेक्स्ट डायग्राम है, यानी जब फील्ड वगैरह लग जाएगी तो उसके बाद कुछ ऐसा अरेंजमेंट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको थोड़ा और बड़ा बनाया तो मैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाए। जब सभी मान लो अलाइन हो गए तो हो सकता है कुछ नाम भी हो, लेकिन मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमने फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाई है और सभी के सभी क्या हो गए, अलाइन हो गए। तो अब देखिए इस कॉर्नर पे क्या हुआ, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस साइड पे, और इस साइड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्योंकि अंदर जो दोनों चार्ज है इसका इफेक्ट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि प्लस के बिल्कुल पास क्या है, माइनस, प्लस के बिल्कुल पास क्या है, माइनस, प्लस के बिल्कुल पास क्या है, माइनस। तो इनको अपने कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस जो लास्ट में जो माइनस बचेंगे इस सरफेस पे, जो ये सरफेस होगा इस पे जो माइनस बचेंगे उनको कोई न्यूट्रल करेगा क्या, नहीं। और जो इधर जो प्लस बचेंगे क्या उनको कोई न्यूट्रल करेगा, नहीं। इस तरह से हम देखेंगे कि इसके इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, इस तरफ कौन सा आ जाएगा, प्लस का। हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, कहाँ पे पढ़ी, इंड्यूस्ड चार्जिंग में। हमने पढ़ा कि जी अपना ये कोई पीस ऑफ पेपर है या कोई भी चीज़ है, इसके पास हम एक ग्लास रॉड लेके आएंगे प्लस की, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ प्लस आ जाएगा। किसमें, डाइलेक्ट्रिक में भी हमने पढ़ा है। यानी कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए इंड्यूस चार्जिंग के लिए क्या ये जरूरी है क्या कि कंडक्टर ही हो सामने वाली चीज़, आंसर है नहीं। जरूरी नहीं है कि सामने वाली चीज़ कंडक्टर ही हो। हम लोग पढ़ते भी हैं कि स्केल से अपने पेपर को यूँ इस तरह से उठा सकते हैं। अगर स्केल को हमने फ्रिक्शन दिया है, चार्ज किया है, तो पेपर को उठा सकते हैं उससे। तो सामने वाली चीज़ का हमारे पास में होना जरूरी नहीं है, कंडक्टर होना जरूरी नहीं है। तो उनमें किस वजह से ऐसा होता है कि एक तरफ माइनस एक तरफ से प्लस, उसकी वजह यहाँ पे दी हुई है, इस चैप्टर में दी हुई है कि डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, डाइपोल घूम जाते हैं किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। क्योंकि अंदर चार्ज मूव तो कर नहीं सकता, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें, तो अंदर चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो होता क्या है, डाइपोल अरेंज हो जाते हैं और एक साइड माइनस का चार्ज आ जाता है और एक साइड कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। अंदर वाले का जो है कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा आज का टॉपिक है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक फील्ड वो होती है इसके अंदर जो हमने अप्लाई की, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो रही हैं, जो हमने अप्लाई की, और एक फील्ड वो होगी जो इसके अंदर जनरेट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसके एक तरफ कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव, एक तरफ कौन सा बचा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक और चार्ज जो है फील्ड हो जाएगी, ई पी अपने इसको कह सकते हैं। एक तो होगी ई अप्लाइड जो हमने अप्लाई की है बाहर, लेकिन अंदर क्या हुआ, एक और फील्ड जो है वो जनरेट हो गई, ई पी। इसलिए अंदर जो है वो फील्ड थोड़ी कम हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि
किसी भी मीडियम को रखने से फील्ड जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो कम क्यों होती है? क्योंकि उसकी क्या होती है, परमिटिविटी जो है वो हायर होती है। और परमिटिविटी का मतलब क्या था, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। परमिटिविटी का मतलब होता है कोई मीडियम कितनी रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो वो रेजिस्ट क्यों करता है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि जब हमने मटेरियल रखा तो डाइपोल अलाइन हो गए, इस वजह से अंदर भी क्या होगी, एक तरह की इंड्यूस्ड चार्जिंग होगी। उस चार्जिंग की वजह से क्या हुआ, एक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन गई, जिसने अप्लाइड फील्ड को क्या किया, अपोज किया। इसलिए अंदर जो नेट फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, E इक्वल टू E अप्लाइड माइनस E डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अगर शॉर्ट में अगर अपने बात करें तो क्या कहेंगे हम कि जब हम एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके साथ उसकी इंड्यूस्ड चार्जिंग हो जाती है, क्योंकि उसके जो डाइपोल हैं वो एक ही डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। बस ठीक है, ओके।